जनरल स्टडीज़ विद अनूप के वर्मा। हम कर रहे हैं इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन के अंदर यूपीपीएससी के कुछ क्वेश्चंस को, यूपीपीएससी के पीवाईक्यूज़ को हम करेंगे। और जो हमारा आज का सब्जेक्ट है दैट इज़ मिडिवल हिस्ट्री। एंशियंट हिस्ट्री के क्वेश्चंस को ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। दिस इज़ द मिडिवल हिस्ट्री, और मिडिवल हिस्ट्री को हम दो पार्ट्स के अंदर कवर करेंगे। सो दिस इज़ द पार्ट 1/2। तो दो पार्ट के अंदर हम इस बेसिकली पर्टिकुलर क्वेश्चन सीरीज़ को कवर करेंगे। एंड ये क्वेश्चंस आपके 2013 से लेकर 2023 तक के जो क्वेश्चंस हैं उनको यहाँ पर मैंने कलेक्टिवली कलेक्ट किया है, और फिर हम उनको डिटेल में एनालिसिस करेंगे कि कौन से क्वेश्चन का क्या करेक्ट आंसर है, और उसके पीछे के कुछ रीजंस को भी हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। ठीक है। एंड अभी तक हमने जो है इस पर्टिकुलर सीरीज़ के अंदर जो हम कर रहे हैं यूपीपीएससी के पीवाईक्यूज़ को इस पर्टिकुलर सीरीज़ के अंदर इंडियन पॉलिटी को हमने ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, कंप्लीट हो चुकी है ये हमारी, और साथ साथ एंशियंट हिस्ट्री भी हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। और यूपी स्पेसिफिक जो क्वेश्चंस हैं, स्पेशल या स्पेसिफिक क्वेश्चंस, वो भी ऑलरेडी हमारे कवर हो चुके हैं। तो दिस इज़ द मिडिवल हिस्ट्री का पार्ट 1 है। ठीक है। तो पार्ट 2 में हम इस पर्टिकुलर चैप्टर को भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को भी कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो हमारा इसका है। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ में। ठीक है। देखिए, मैच ऑफ द फॉलोइंग करना है आपको। तो यहाँ नंबरिंग नहीं दी है, बट हाँ ईयर ऑफ कब आया है क्वेश्चन ये आपको ज़रूर दिखा गया है। पॉलिटी में नंबर्स थे, बट यहाँ बाकी फिर मैंने नंबर्स को हटा दिया यहाँ पर। ओके, देखते हैं। सबसे पहला है मीरात ए सिकंदरी। मीरात ए सिकंदरी दिस इज रिलेटेड विद द विक्ट्री ऑफ गुजरात। ठीक है। बुरहान ए मसीर जो है ये रिलेटेड है विद द हिस्ट्री ऑफ बहामी अहमद नगर। रियाज उल उस सलातिन, तो ये रिलेटेड है बेसिकली हिस्ट्री ऑफ बंगाल के साथ में। रियाज उल इंशा ये रिलेटेड है कलेक्शन ऑफ महमूद गवान लेटर्स। ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम बाकी चीज़ों की। ये तो हमारा आंसर हो गया, क्वेश्चन हो गया। ठीक। मीरात ए सिकंदरी जो है इसको मिरर ऑफ सिकंदर भी कहा जाता है। ठीक है। और दिल्ली सल्तनत पीरियड के टाइम पर इसे लिखा गया था बेसिकली किसके द्वारा? इट वॉज रिटन बाय द शेख सिकंदर इब्राहिम। ठीक है। शेख सिकंदर इब्राहिम मोहम्मद उर्फ मंजू। ठीक है। तो इब्राहिम अकबर के द्वारा ये लिखा गया था। बड़ा लंबा नाम है थोड़ा सा। ठीक है। तो इसके द्वारा ये लिखा गया था। एंड ये गुजरात की हिस्ट्री को बताता है। ठीक है। एंड डायनेस्टीज जो सुल्तान थी गुजरात के अंदर उनके कॉन्क्वेस्ट को बताता है बाय द अकबर। ठीक है। तो विक्ट्री ऑफ गुजरात मतलब अकबर ने जब गुजरात को जीता, ठीक है, तो उस टाइम पीरियड को इस पर्टिकुलर बुक के अंदर या इस टेक्स्ट के अंदर बेसिकली मेंशन किया गया है। बुरहान मसीर जो है ये नाम पड़ा बेसिकली बुरहान निज़ाम शाह के बाद, जो कि निज़ाम शाही डायनेस्टी का मुग़ल किंगडम का बेसिकली जो अहमदनगर एरिया है वहाँ का राजा हुआ करता था। तो उसके नाम के बाद ये पड़ता है, जो सैयद अली तबातबा के टाइम पर भारत आता है बेसिकली 1580 के अराउंड। ठीक है। एंड यहाँ पर रियाज उस सलातिन ये जो व्यक्ति है दिस इज कॉल्ड एज अ गार्डन ऑफ सुल्तान। ठीक है। या इसे बेसिकली एक और नाम से कई बार पूछा जाता है, दैट इज द गार्डन ऑफ सुल्तान। ठीक है। गार्डन ऑफ सुल्तान। ठीक है। ये सुल्तान बेसिकली बात करता है कि बंगाल की हिस्ट्री के बारे में। ये सुल्तान जो बंगाल के सुल्तान हैं उनकी हिस्ट्री के बारे में यहाँ पर लिखा गया है। और ठीक है। और ये कवर करता है बेसिकली जो मुस्लिम रूल था बंगाल के अंदर, बख्तियार कॉन्क्वेस्ट जब करता है, और बख्तियार की जो लड़ाई हुई थी, देखिए बेसिकली यहाँ पर हम बात करें बख्तियार की जो लड़ाई हुई थी नादिया के अंदर, नादिया। ठीक है। यहाँ से लेकर बैटल ऑफ प्लासी की लड़ाई जो 1757 में हुई थी। तो ये पूरी जो हिस्ट्री है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। रियाज उल इंशा ये दैट इज कॉल्ड एज अ कलेक्शन ऑफ लेटर्स, जो कई सारे लेटर्स का कलेक्शन आपको देखने को मिलता है, जो गवान लेटर्स के थे उनके कलेक्शंस बेसिकली यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, उसको राइट कर पाना प्रॉपरली थोड़ा डिफिकल्ट टास्क है, बट हाँ मैं उन चीज़ों को वर्बली बोल दे रहा हूँ तो आप उसको सुन के याद कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग रूलर ऑफ कश्मीर अबॉलिश जजिया एंड काउ शेल्टर। जजिया जो सिस्टम था और जो काउ शेल्टर था, का मतलब गायों को मारने वाला जो सिस्टम था, उसको किसने बंद किया था, अबॉलिश किया था। ठीक है, तो ये व्यक्ति था आपका जैन उल अबदीन, जैन-उल-अबदीन। ठीक है, ये 18वीं शताब्दी में, सॉरी 8वां, नॉट 18वीं, दैट इज 8th सुल्तान था। 8वां सुल्तान था ये, कहाँ का, कश्मीर का, जिसने जजिया सिस्टम जो था, बेसिकली जजिया सिस्टम जो है वो नॉन मुस्लिम्स पर लगाया जाता था, नॉन मुस्लिम्स पर लगाया जाता था फॉर द एज अ प्रोटेक्शन मनी, प्रोटेक्शन मनी। ठीक है, बेसिकली आपने जो पुरानी मूवीज़ देखी होंगी तो जिसमें हफ्ता वसूल किया जाता था एज अ प्रोटेक्शन मनी, तो वो ये उस तरीके का सिस्टम हुआ करता था जजिया। इसे बैन कर दिया गया था जैनुल अबदीन के द्वारा। ठीक है, सिकंदर लोधी की बात करें अगर जो, तो ऑप्शन ए तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो गया आपका। सिकंदर लोधी ये 6ठा सुल्तान था, दिस इज द 6th सुल्तान, 6th सुल्तान था कश्मीर का। ये हम किसकी बात कर रहे हैं, सभी सुल्तान जो हैं ये कश्मीर के हैं, और कश्मीर का था ये। इसकी जो डायनेस्टी थी, इनकी डायनेस्टी थी शाह मीर डायनेस्टी, शाह मीर डायनेस्टी। ठीक है, शाह मीर डायनेस्टी के थे, और इनका जो टाइम पीरियड था वो 1389 टू 1413, ये टाइम पीरियड लगभग ये था। और ये बहुत ही ज़्यादा रिलीजियस इनटॉलरेंट व्यक्ति था, और बहुत सारे टैक्सेस इसने नॉन मुस्लिम्स पर लगाए थे, और कई सारे जो बेसिकली होता है ना फोर्सफुली कन्वर्जन, जो कि हिंदू या अदर कास्ट के जो भी लोग हैं उनको कन्वर्जन फोर्सफुली यहाँ पर करवाया गया, किसमें, मुस्लिम्स में, मुस्लिम बनवाया गया। बहुत सारे लोगों को इसने फोर्सफुली ये काम किया था। ठीक है, और इसने एक टाइटल अर्न किया था भूत सिकान नाम का एक टाइटल जो है, भूत सिकान नाम का टाइटल जो है ये इसने मतलब अपने आप को देता था। ठीक है, तो सिकंदर शाह। शमशुद्दीन शाह की जब हम बात करते हैं, ये बेसिकली शाह मीर जो डायनेस्टी थी, ये जो शाह मीर डायनेस्टी है, इसका जो फाउंडर था वो कौन था, शमशुद्दीन शाह। ठीक है, और इसे सुल्तान शमशुद्दीन के नाम से भी जाना जाता है। और हैदर शाह की जब हम बात करते हैं, ये भी सुल्तान है, कहाँ का, कश्मीर का, और ये भी शाह मीर डायनेस्टी से ही संबंधित है। तो ये सारे बेसिकली शाह मीर डायनेस्टी से ही हैं, बट यहाँ पर जो सबसे क्रूवल की हम बात करें तो वो था आपका सिकंदर शाह। ठीक है, तो हम ये जितने भी किंग्स हैं इनको आप क्या कहते हैं, शाह मीर डायनेस्टी के नाम से याद कर सकते हैं, डायनेस्टी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, ओके, यहाँ पर जो टप्पा स्टाइल ऑफ म्यूज़िक है, टप्पा स्टाइल ऑफ म्यूज़िक वॉज रिफाइंड एंड डेवलप्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल कोर्ट एम्परर। मतलब किस मुगल सम्राट के दरबार में यह बढ़ती है, फलती फूलती है, विकसित होती है बेसिकली। तो यह था मोहम्मद शाह। ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। टप्पा स्टाइल ऑफ म्यूज़िक जो है ये मुगल एम्परर जो मोहम्मद शाह है उसके टाइम पर ये देखने को मिलती है, और ये एक टाइप का बेसिकली सेमी क्लासिकल वोकल म्यूज़िक है। किस टाइप का है, सेमी क्लासिकल वोकल म्यूज़िक है ये बेसिकली म्यूज़िक, जो कि ओरिजिनेट कहाँ हो रहा है, बेसिकली जो फोक म्यूज़िक है आपका, कहाँ का, पाकिस्तान, सॉरी नॉट पाकिस्तान, दैट इज़ पंजाब। फोक म्यूज़िक जो पंजाब का है और सिंध का जो एरिया है, यहाँ का इन दोनों के म्यूजिशियंस या इन दोनों के फोक म्यूज़िक का एक तरीके से ये फ्यूज़न आपको कह सकते हैं, फ्यूज़न देखने को मिलता है। और इसके अंदर जो है फास्ट टेम्पो, स्ट्रॉन्ग रिदम और इमोशनल लिरिक्स जो है वो यूज़ की जाती हैं। ठीक है, तो टप्पा स्टाइल। ठीक है, दैट इज़ ऑप्शन डी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। नॉट करेक्टली मैच्ड आपसे पूछा है, तो देखिए यहाँ पर होगा हमीदा बानो बेगम वाइफ ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, ये गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर इनकरेक्ट पूछा गया था, तो आपका ऑप्शन नंबर हो गया सी इज़ द करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा। अब हमीदा बानो बेगम जो है वो जो वाइफ थी, ये वाइफ थी अलाउद्दीन खिलजी की नहीं, ये थी वाइफ किसकी, हुमायूं की वाइफ थी ये। ठीक है, और गुलबदन बेगम ये जो है ये डॉटर हैं किसकी, बाबर की, बिल्कुल करेक्ट है, ये तो करेक्ट है। और साथ साथ यहाँ पर हम बात करें तो इन्होंने गुलबदन बेगम ने जो डॉटर हैं, इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था हुमायूं नामा। ठीक है, हुमायूं नामा जो इनकी एक बहुत प्रचलित बुक है वो इन्होंने लिखी थी।
ठीक है। और इल्तुतमिश फाजर ऑफ रदिया, बिल्कुल ये भी करेक्ट है। इल्तुतमिश जो है वो सेकंड सुल्तान था, ठीक है, दिल्ली का। और उनकी जो बेटी थी वो थी रज़िया, और रज़िया जो है वो फर्स्ट फीमेल थी जो कि दिल्ली की गद्दी पर काबिज हुई थी। शाह तुर्कन जो है ये वाइफ थी, सॉरी, शाह तुर्कन जो है वाइफ थी इल्तुतमिश की, ठीक है। और इल्तुतमिश एंड इनके जो दो बेटे थे, मतलब शाह तुर्कन और इल्तुतमिश के जो दो बेटे थे बेसिकली, ये दो सुल्तानों की बेसिकली अगर जो मैं बात करूँ तो उनकी मदर थी दो सुल्तानों की। एक था रुकनुद्दीन रुकनुद्दीन फिरोज़, एक तो ये व्यक्ति था, और दूसरा था नसीरुद्दीन महमूद। तो ये दो सुल्तान थे। इन दो सुल्तानों की जो मदर थी दैट इज़ शाह तुर्कन, और जो शाह तुर्कन है वो वाइफ थी किसकी, अलाउद्दीन खिलजी की, सॉरी नॉट अलाउद्दीन खिलजी, दैट इज़ इल्तुतमिश की। और इल्तुतमिश की जो बेटी थी वो थी रज़िया सुल्ताना, ठीक है। तो ऑप्शन सी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। बाकी चीज़ें आपको मैंने बता दी है, चीज़ों मतलब बाकी पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर दिया है। आगे बढ़ते हैं। ओके, ये भी थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन हो गया, चलिए स्लाइड में थोड़े बड़े हो जा रहे हैं, चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पर हम बात करते हैं पेशवाओं को रिलेटेड है, ठीक है। पेशवा का अनुसरण करने के शासनकाल पर विचार करें और उन्हें क्रोनोलॉजी पे आपको लगाना है, ठीक है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो देखो, करेक्ट सीक्वेंस जो होगा आपका वो होगा बालाजी विश्वनाथ। देखो सबसे पहले मैं बात करूँ यहाँ पर बालाजी विश्वनाथ की, तो बालाजी विश्वनाथ का जो टाइम पीरियड था वो 1713 से था 1720 तक, ठीक है। ये पेशवा थे इस टाइम पर। इसके बाद जो नाम आता है वो आता है बाजीराव फर्स्ट का। तो बाजीराव फर्स्ट 1720 से लेकर 1740 तक पेशवा रहे। और नारायण राव जो हैं, नारायण राव 1772 से लेकर 1773 तक यहाँ पर पेशवा थे। और माधव राव जो हैं वो 1761 से लेकर 1772 तक ये पेशवा थे। इनके बीच में एक व्यक्ति और आता है, उस व्यक्ति का नाम है दैट इज़ बालाजी बाजीराव, ठीक है। तो ये जो व्यक्ति है ये था आपका 40 से लेकर 1761 के बीच में, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर बीच में कहीं फिट हो जाएंगे। तो इनको जब आप क्रोनोलॉजी पे आप लगा रहे हैं देन आपको आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी। तो ये टाइम पीरियड थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बालाजी टाइम पीरियड नहीं भी ध्यान रहता है तो ऐसा ध्यान रखिएगा, बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव फर्स्ट, बालाजी बाजीराव, फिर माधवराव, लास्ट में नारायण राव, ठीक है। तो इस तरीके से आप इनको याद कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। सो अगला क्वेश्चन है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग ट्रांसलेटेड, किस व्यक्ति ने ट्रांसलेट की थी 300 वॉल्यूम्स ऑफ संस्कृत बुक, 300 संस्कृत की किताबें थी जो कलेक्ट की गई थी फिरोज तुगलक के द्वारा ड्यूरिंग द कैंपेन ऑफ नागरकोट के दौरान, ठीक है। नागरकोट के दौरान के अभियान के दौरान बेसिकली 300 किताबों जो संस्कृत में थी उनको ट्रांसलेट कराया था, ठीक है। तो ये काम कराया था अजरुद्दीन खान ने, अजीजुद्दीन खान, दैट इज ऑप्शन ए होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है। अब ये जो संस्कृत की बुक थी इन्हें ट्रांसलेट कराया गया अंडर द टाइटल, बस किस टाइटल के अंदर, जो बुक टाइटल की जब हम बात करें अगर जो पूछा जाए तो टाइटल था यहाँ पर, सॉरी दैट दलाइल ए फिरोज शाही के नाम से ये जो 300 बुक्स हैं जो फिरोज तुगलक के द्वारा कलेक्ट की गई थी उनको यहाँ पर ट्रांसलेट कराया गया था, ठीक है। 300 बुक्स जो है। और यहाँ पर फिरोज तुगलक जो था बेसिकली, ये जो व्यक्ति है फिरोज तुगलक, ये व्यक्ति है आपका दिल्ली सल्तनत का सुल्तान, ठीक है। और जो बेसिकली इसका जो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था सीखने में, लर्न करने में और बेसिकली कहा जाए तो इसे पैट्रोनेज ऑफ स्कॉलर में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट देखने को मिलता है इस व्यक्ति का, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा करेक्ट आंसर रहेगा। और इसके साथ साथ अगर जो मैं बात करूँ तो एक व्यक्ति है मोहम्मद तालिब, एक मिनट, नहीं इसमें नहीं है ये, हाँ तालिब दैट इज़ डी वाला जो ऑप्शन है दैट इज़ मोहम्मद तालिब अमोली। ये एक पोएट था किसके, जहांगीर के दरबार में, जहांगीर जो था उसके दरबार में ये क्या था, पोएट था, ठीक है। तो ये थी चीज़ें। और हाँ,
पोएट था और इसने एक दिन का या 1 डे बेसिकली इंटरनेशनल सेमिनार कंडक्ट कराया था जिसका नाम था रिविजिटिंग द वर्क एंड विजन ऑफ मोहम्मद तालिब उमौली, जो कि बेसिकली ऑर्गेनाइज कहाँ हुआ था, इंस्टीट्यूट ऑफ पर्सियन रिसर्च में, जो कि अलीगढ़ के अंदर है, बेसिकली एएमयू का हिस्सा है, जो कि कोलैबोरेशन के साथ में हुआ था ईरान कल्चर हाउस न्यू दिल्ली के अंदर, ठीक है, उसके साथ में ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पोएट्स एंड कंपोजिशन इज नॉट करेक्टली मैच्ड। ओके, नॉट करेक्टली मैच पूछा गया है, ठीक है। तो सबसे पहले साहूजी बाई, तो साहूजी बाई 16th सेंचुरी के अंदर, 16th सेंचुरी के अंदर ये पोएट्स थे और इनका जो बेस्ट था वो सहज प्रकाश था, सहज प्रकाश, तो ये करेक्ट है। और सहज प्रकाश के अंदर लाइफ और टीचिंग्स के बारे में बात करी गई है, किसके, गुरु नानक की लाइफ्स और टीचिंग के, नानक के टीचिंग्स और लाइफ के बारे में बात करी गई है। और किस भाषा में, दैट इज़ इन ब्रिज भाषा में, ब्रिज भाषा के अंदर, ठीक है। सोन कुमारी जो है वो 17वीं शताब्दी में 17th सेंचुरी के अंदर, ठीक है, एक फेमस पोएट थी। स्वयं बेली की कविता, ठीक है, या स्वयं बेली, पोएम ऑफ स्वयं बेली की कविता, बेसिकली ये इनकी एक फेमस पोएम है जो कि डेडिकेटेड है लॉर्ड कृष्णा को, भगवान कृष्ण को ये पोएम जो है वो क्या है, डेडिकेटेड है। दयाबाई, तो दयाबाई जो है ये एक सोशलिस्ट एक्टिविस्ट हैं जो ठीक है, एंड जो वर्क करती हैं बेसिकली मार्जिनलाइज कम्युनिटी के लिए या विनय के लिए, ठीक है, तो ये भी आपका करेक्ट है। गंगाबाई गणेश देव लीला, ओके, देखिए गंगाबाई गणेश देव लीला ये आपका क्या है, गलत है। यहाँ पर यही पूछा गया था, गलत कौन सा है, तो ऑप्शन डी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हु अमंग द फॉलोइंग हैड ट्रांसलेटेड चिंतामणि भट्ट संस्कृत टेक्स्ट सुक्त सप्तति, दैट इज सुक्त सप्तति को पर्शियन भाषा में किसने अनुवाद किया और उसका टाइटल दिया तूतीनामा, ठीक है। तो ये भाई साहब कौन से थे, ये थे ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शबी, दैट इज ऑप्शन डी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शबी जो है इन्होंने चिंतामणि भट्ट संस्कृत जो टेक्स्ट है सुक्त सप्तति उसको पर्शियन भाषा में ट्रांसलेट किया था और उसका नाम रखा था दैट इज तूतीनामा, ठीक है। और ये बेसिकली ये जो व्यक्ति है ख्वाजा जियाउद्दीन, ये जो व्यक्ति है ये बेसिकली एक पर्शियन फिजिशियन है, ये फिजिशियन है, ठीक है, एंड साथ में सूफी सेंट भी है, सूफी सेंट, पर्शियन फिजिशियन एंड सूफी सेंट है जो माइग्रेट होता है टू बदायूं। ये कहाँ पर आता है, माइग्रेट होकर कहाँ आता है, बदायूं के अंदर आता है, बदायूं, ठीक है, बदायूं दैट इज़ उत्तर प्रदेश के अंदर ये आता है। और तूतीनामा जो है बेसिकली अ कलेक्शन है 52 स्टोरीज़ का, 52 स्टोरीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। और ये जो हर स्टोरी है वो नरेट की गई है किसके द्वारा, पैरट ऑफ यंग वुमेन, एक यंग वुमेन है उसके पैरट के द्वारा, मतलब तोते के द्वारा ये चीज़ें नरेट की गई हैं टू डिस्कस हर कम्युनिटी अडल्ट्रीज को लेकर, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर जो स्टोरीज़ हैं 52 स्टोरीज़ वो मोरलिस्टिक नेचर की है, मतलब यहाँ पर जो मोरल्स की बात कही गई है और वुमेंस की जो टीचिंग्स है, मतलब वुमेंस को टीच करने की बात कही गई है, या फिर बेसिकली आप ये कह लीजिए कि वुमेंस के बारे में यहाँ पर डिस्कशन किया गया है, ठीक है। दैट इज ऑप्शन डी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर नॉट नंबर है, ओके, बिल्डिंग्स दी गई हैं, ओके, सुल्तानगढ़ी, और ये बिल्डर कौन है, इनको किसने बनवाया है, ठीक है, ये बताना है आपको। देखिए सुल्तानगढ़ी की जब हम बात करते हैं, सुल्तानगढ़ी जो है वो इल्तुतमिश के द्वारा बनवाई गई थी, कब, 1231 के अंदर, इल्तुतमिश ने 1231 में बनवाई थी। और ये टॉम था उसके बेटे के लिए बेसिकली, नहीं 1231 ना, हाँ 1231, ठीक है। और बेटा नसरुद्दीन महमूद के लिए, नसरुद्दीन महमूद के लिए ये टॉम्ब बनवाया गया था, ठीक है, सुल्तानगिरी, दिस इज द टॉम्ब इल्तुतमिश के बेटे के लिए, ठीक। रेड पैलेस बेसिकली लाल महल कहा जाता है इसे, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ लाल महल, ठीक है, लाल महल। तो लाल महल जो है ये बनवाया गया था किसके द्वारा, गियासुद्दीन बलबन के द्वारा, गियासुद्दीन बलबन। और ये साउथ दिल्ली के अंदर पड़ता है। निज़ामुद्दीन बस्ती जो है एक, निज़ामुद्दीन बस्ती एक जो है, निज़ामुद्दीन
जो एरिया है साउथ दिल्ली में, वहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है, जो कि एक रॉयल रेसिडेंस हुआ करता था, रॉयल रेसिडेंस था ये, निवास स्थान था ये, ठीक है। जमात खाना मस्जिद, जमात खाना मस्जिद ये है, जमात खाना मस्जिद जो है ये किर्गिज़ खान के द्वारा बनवाई गई थी। एक मिनट, ये बिल्ड हुई थी किर्गिज़ खान के द्वारा। अब जो कि किर्गिस्तान का ऑप्शन नहीं है, बट यहाँ पर किर्गिस्तान जो है वो सन था बेसिकली, बेटा था किसका, सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का। तो इसका संबंध हो गया, बेसिकली इसे बनवाया था किर्गिज़ खान ने, क्या नाम था इसका, दैट इज किर्ज खान, किर्ज खान के द्वारा बनवाया गया था। बट किर्ज खान कौन का है, ये सन है, बेटा है किसका, अलाउद्दीन खिलजी का, इसके द्वारा बनवाया गया था। खिलजी डायनेस्टी का रूलर है ये, ठीक है। ये निज़ामुद्दीन बस्ती दरगाह के अंदर देखने को मिलती है, बेसिकली ये भी निज़ामुद्दीन के अंदर ही है दिल्ली में। और 2.5 दिन का झोपड़ा, दैट इज़ कुतुबुद्दीन ऐबक से संबंधित है। कहाँ पर है ये, अजमेर के अंदर है, अजमेर में है ये, ठीक है। एंड और ये कहा जाता है कि इसे मतलब 2.5 दिन के अंदर इसे बनवा दिया गया था, ठीक है। 2.5 दिन, इसीलिए 2.5 दिन का झोपड़ा कहा जाता है। 2.5 डे के अंदर इसे कंप्लीट करके रख दिया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। तो यहाँ पर आप मैच करते हैं तो हमारा आंसर बनेगा 214, एक मिनट, दैट इज 3412, 3412 कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। यहाँ पर अरेंज करना है फॉलोइंग कॉन्क्वेस्ट ऑफ अलाउद्दीन खिलजी इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ओके, तो अब देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर अगर जो बात करें तो क्रोनोलॉजी, खिलजी की जो शुरुआत होती है, गुजरात को जीतता है सबसे पहले, वो गुजरात जीतता है 1299 में, ठीक है। गुजरात के बाद जाता है वो रणथंभौर, रणथंभौर को जीतता है 1301 में अलाउद्दीन खिलजी। इसके बाद आता है वो चित्तौर, चित्तौर के अंदर जीतता है 1303 के अंदर। फिर वारंगल जाता है और वहाँ पर 1309 के बीच में यहाँ पर लड़ाई होती है, तो यहाँ पर जीतता है। इसके बाद भी कुछ लड़ाइयाँ होती हैं, जैसे कि देवगिरी को ये जीतता है 1306 के बीच में, 6 के दौरान। और द्वार समुद्र जो है इसे 1310 के अंदर ये जीतता है। एक चीज़ और थी यहाँ पर, मदुरई जो तमिलनाडु का एरिया है, इसे 1310 ना, हाँ 1311 में इसे जीतता है, ठीक है। तो ये भी कुछ प्लेसेस हैं जिसे अलाउद्दीन खिलजी ने अपने कब्जे में लिया था। तो बट हम क्वेश्चंस की बात करें तो यहाँ पर आपका ये रहेगा, और तो यहाँ पर जो मैच बनेगा तो ये बनेगा ऑप्शन नंबर सी, 2143, ठीक है। और इसने साथ ही साथ अपने कार्यकाल में अलाउद्दीन ने कई सारे किंगडम्स को हराया था, जैसे मंगोल का जो इन्वेजन था, मतलब मंगोल जो भारत में कब्जा कर रहे थे, आ रहे थे, उन पर उनसे भी जीत प्राप्त करी थी, ठीक है। और दिल्ली, अमरोहा, ये सारे एरियाज जो हैं इसने अपने जीते हुए थे, ठीक है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर मिल गया आपको ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स ऑफ द रिजीम ऑफ औरंगजेब। औरंगजेब के टाइम पर ये सारी चीज़ें हुई हैं, और अरेंज करना इनको आपको क्रोनोलॉजी पर। ओके, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करें यहाँ पर सबसे पहले हम किसकी बात करें, चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं सबसे पहले बैटल ऑफ दोराई की ही। बैटल ऑफ क्या ये, देवराई, बैटल ऑफ देवराई। तो बैटल ऑफ देवराई जो है ये आपकी लड़ाई लड़ती है 1659 के अंदर, ये लड़ाई देखने को मिलती है। और ये देवराई में लड़ाई देखने को मिलती है किसके बाद, किसके बीच में, औरंगजेब के बीच में और उसके ब्रदर्स के बीच में, जो उसके भाई थे, ब्रदर्स के बीच में ये लड़ाई देखने को मिलती है। और ब्रदर्स में मेन जो था वो था दारा शिकोह, इसके बीच में ये लड़ाई देखने को मिलती है। डिफीट ऑफ सुजा नियर बनारस, तो ये सुजा नियर बनारस में जो ये हार देखने को मिलती है, इट वॉज सीन इन 1658 के अराउंड। 1658 में सुलेमान सिकोह जो है वो डिफीट करते हैं सुजा को बनारस के अंदर, ठीक है। तो और बैटल ऑफ समूहगढ़ जो है वो 1658 में होती है। देखिए 58 में ये भी होती है, बट ये फरवरी के टाइम पर होती है, मंथ की मैं बात कर लूँ तो। और समूहगढ़ जो है ये आपका मई के अराउंड होती है, मई 1658 के अंदर समूहगढ़ की लड़ाई। ये भी दारा शिकोह के बीच में लड़ाई होती है। और उसके जो 3 ब्रदर्स थे,
दारा शिकोह एक तरफ था और बाकी जो 3 ब्रदर्स इंक्लूडिंग औरंगजेब ये लोग एक तरफ थे। तो यहाँ पर लड़ाई देखने को मिलती है। और इसके बाद ये है विक्ट्री ऑफ धर्मत। धर्मत की जो जीत है या बैटल ऑफ धर्मत जो है ये भी आपको देखने को मिलेगी अप्रैल 1658 के अंदर। सारी लड़ाइयाँ 58-59 के बीच में ही देखने को यहाँ पर मिल रही हैं। तो यहाँ पर औरंगज़ेब लड़ता है जसवंत सिंह राठौर के साथ में, ठीक है। विक्ट्री ऑफ धर्मत जो है दिस इज रिलेटेड विद द औरंगज़ेब एंड यहाँ पर लड़ाई होती है किसके साथ? जसवंत सिंह राठौड़ के साथ में यहाँ पर लड़ाई देखने को मिलती है। और जो कि अलाइड था बेसिकली राठौड़, और ये साथ में इसके साथ में दारा शिकोह भी यहाँ पर देखने को शिकोह, ठीक है। तो यहाँ पर ये साथ में ही था इसके। तो ये दोनों के बीच में लड़ाई यहाँ पर देखने को मिलती है, जिसके अंदर औरंगज़ेब जो है वो जीत जाता है। ही वॉन्स द बैटल बिकॉज ऑफ हिज आर्टिलरी और टैक्टिक्स की वजह से, एडवांटेज ऑफ आर्टिलरी एंड टैक्टिक्स। तो अब इन चीज़ों को जब आप अरेंज करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 2431। ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है। क्योंकि जब एक ही टाइम पीरियड में चीज़ें होती हैं तो आपको महीना थोड़ा सा देखना पड़ता है कौन से महीने में चीज़ें हुई हैं। ओके, किस स्थान पर जयात और कुंपा जुड़े हुए हैं? जयात और कुंपा कहाँ जुड़े हुए हैं? शेर शाह को उनकी वीरता से किसने प्रभावित किया था? तो दैट इज कॉल्ड एज अ मारवार। ये मारवार है, ठीक है। और ये ब्रेवरी और से काफ़ी ज़्यादा उनकी प्रभावित थे मारवाड़, ठीक है। मारवाड़ बेसिकली शेरशाह सूरी जो फाइट करते थे अपनी स्किल्स के लिए इन बैटल ऑफ सुमेल। एक बैटल ऑफ सुमेल हुई थी, बैटल ऑफ नॉट सुमेल दैट इज समेल, बैटल ऑफ समेल जो 1544 के बीच में यहाँ पर लड़ी गई थी, जो बेसिकली एक जगह है नियर अजमेर में, ठीक है। ये वहाँ पर लड़ाई देखने को मिलती है। यहाँ पर शेरशाह जो है वो अपॉइंट करते हैं अपने जनरल को और प्ले करते हैं की रोल बेसिकली यहाँ पर लड़ाई के अंदर, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा नहीं इंपॉर्टेंट बट ठीक है, आपको ये नाम पता होना चाहिए और बैटल का नाम पता होना चाहिए इफ़ इन केस इट विल आस्क्ड। ओके, फिर ये आपका मैच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन आ जाता है। तो यहाँ पर आपको एक तरफ दी गई हैं टेक्स्ट, ये किताबें हैं, दूसरी तरफ आपको दी गई हैं कि ये इसके राइटर कौन है, ठीक है। चलिए, राममाला की जब हम बात करते हैं तो दिस इज रिलेटेड विद द पुंडरिक विठल, ठीक है। और रस कुमुदी इज रिलेटेड विद द श्रीकांत, ठीक है। एंड देयर इज रघुवोध जो है ये रिलेटेड है विद द सोमनाथ। और चतुर्दंडी प्रकाशिका दैट इज चतुर्दंडी प्रकाशिका इज रिलेटेड विद द वेंकटरमन, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैच बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मुगल रूलर पैट्रोनाइज्ड कविंद्र आचार्य सरस्वती ऑफ बनारस अ ग्रेट स्कॉलर ऑफ संस्कृत एंड हिंदी। किस मुगल शासनकाल ने बनारस के कविंद्र आचार्य सरस्वती को संरक्षण दिया जो संस्कृत और हिंदी के महान ज्ञाता थे, ठीक है। तो यह व्यक्ति था शाहजहां। ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है। मुगल एम्परर शाहजहां ने इसको अपना बेसिकली क्या दिया था, संरक्षण दिया था, ठीक। और ये जो व्यक्ति है कविंद्र आचार्य सरस्वती, ये एक पोएट एंड म्यूजिशियन है, बेसिकली पोएट एंड म्यूजिशियन है ये, ठीक है। और ये शाहजहां के दरबार में बेसिकली ये कोर्ट पोएट बेसिकली बनता है बाद में। और इसने कई सारी संस्कृत और हिंदी भाषा में लिटरेचर भी लिखा है। और यहाँ पर बात करें तो दारा जो है, दारा शिकोह की जब हम बात करते हैं तो दारा शिकोह जो है या दारा बेसिकली इसके जो उपनिषद हैं या कविंद्राचार्य जो है उनको ये पढ़ना चाहते थे, ठीक है, वांट टू स्टडी। और इन्होंने उपनिषद जो है वो ट्रांसलेट किए थे। कविंद्राचार्य ने उपनिषद को ट्रांसलेट किया था एक नाम में सीरे अकबर के नाम से, सीरे अकबर के नाम से इन्होंने ट्रांसलेट किया था, या फिर इसे कहते हैं ग्रेटेस्ट सीक्रेट के नाम से इसे जाना जाता है। तो ये ट्रांसलेशन भी इन्होंने किया था किसका, उपनिषद का इन्होंने ट्रांसलेट भी किया है, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा।
नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो नॉट करेक्टली मैच्ड, ओके। तो सबसे पहले अगर जो मैं बात करूं राणा हमीर की, तो राणा हमीर मेवाड़ के राजा हैं, मेवाड़ से संबंधित है, बिल्कुल ये तो करेक्ट है। राजा थे और ये कब थे, 14th सेंचुरी के अंदर, ठीक है। और इन्होंने विक्ट्री जो है अगेंस्ट दिल्ली सल्तनत के, मेवाड़ आर्मी और दिल्ली सल्तनत के बीच में यहाँ पर लड़ाई होती है, जहाँ पर इन्होंने विक्ट्री मतलब जीत हासिल करी थी, ठीक है। और ओल्ड टेम्पल ऑफ रूप नारायण जी जो सेवानृति के अंदर है वो इन्होंने बनवाया था। कौन सी चीज़ बनवाई थी, दैट इज रूप नारायण जी जो है इन सेवा नृत्य, ठीक है। तो ये बनवाया था। राणा चुंदा मेवाड़, तो ये भी आपका करेक्ट है। राणा चुंदा जो है वो मेवाड़ के ही राजा थे, लगभग 1383 से लेके 1388 के बीच में, ठीक है। तो इस टाइम पर ये बेसिकली यहाँ पर मेवाड़ के राजा थे, वो भी मारवाड़ के और वो मेवाड़ के, दैट इज मारवाड़ और मेवाड़, ठीक है, दोनों अलग अलग हैं। और इनकी लड़ाई भी दिल्ली सल्तनत के साथ में हुई थी। दिल्ली सल्तनत और मुग़ल एम्पायर के बीच में यहाँ पर लड़ाई देखने को मिलती है इनकी भी, ठीक है। एंड मलिक राजा फारूकी जो है ये खानदेश से संबंधित है, और खानदेश में ये जब तक रूल किया इसने लगभग 1370 से लेकर 1399 के बीच में इसने रूल किया था, ठीक है। फारूकी डायनेस्टी का ये फाउंडर था, ये बेसिकली जो व्यक्ति था इज़ अ फाउंडर ऑफ फारूकी डायनेस्टी, फारूकी डायनेस्टी का जो ये रूलर था, सॉरी फाउंडर था ये, ठीक है। और मलिक सरवार ख्वाजा, ठीक है, मलिक सरवर ख्वाजा ये जो व्यक्ति है ये रूलर था कहाँ का, ख्वाजा जहाँ, ये मालवा का संबंधित नहीं है, इसका संबंध है जौनपुर से, ये जौनपुर का राजा था, मालवा से नहीं। तो इनकरेक्ट है आपका ऑप्शन नंबर डी, मालवा का नहीं है, जौनपुर का राजा था। और ये किस डायनेस्टी से था, ये था आपका सरकी डायनेस्टी, सरकी डायनेस्टी से ये संबंधित है, ठीक है। दैट इज ऑप्शन डी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर 2 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आपको बताना है, असर्शन रीजन क्वेश्चन है ये, ओके। द मुगल एम्परर वॉज ओरिजिनली अ मिलिट्री स्टेट, बिल्कुल ये करेक्ट है आपका। मुगल एम्पायर जो है बेसिकली ओरिजिनली मिलिट्री स्टेट था, ठीक है। क्यों था, क्योंकि देखिए बाबर की जो मिलिट्री थी वो एक स्ट्रैटेजिक बढ़िया थी, जो हर लड़ाई मोस्टली वो जीतते जा रहे थे, ठीक है। क्योंकि जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट थे उनके काफ़ी एरियाज़ को बाबर ने क्या कर लिया था, एक्वायर कर लिया था, क्योंकि मिलिट्री स्टेट था बेसिकली मुगल एम्पायर एक तरीके से, ठीक है। वाइटिलिटी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट सिस्टम डिपेंड्स अपॉन इट्स मिलिट्री सिस्टम, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि केंद्र सरकार प्रणाली का विकास का जीवन शक्ति उसकी सैन्य शक्ति में है। जाहिर सी बात है जब सेंटर स्ट्रांग होगा तभी आप सेंटर स्ट्रांग कैसे होगा, सेंटर स्ट्रांग तब होगा जब उसकी आर्मी स्ट्रांग होगी, और आर्मी स्ट्रांग होगी बेसिकली मिलिट्री स्टेट होने की वजह से मुगल एम्पायर जो है वो एक सेंट्रली गवर्नमेंट बनाने में कामयाब रहता है। तो दोनों करेक्ट हैं और असर्शन का एक्सप्लेनेशन भी है, रीज़न करेक्ट। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपको मिलेगा करेक्ट आंसर यहाँ पर, ठीक है, ठीक है। और मुगल एम्पायर जो है यहाँ पर एक्चुअली मिलिट्री स्टेट होने का रीज़न ये है कि, या मिलिट्री पावरफुल होने का मेन रीज़न ये है कि जो मुगल एम्परर हैं यहाँ पर वो क्या हैं, वो हैं कमांडर्स हैं, बेसिकली कमांडर्स हैं, कमांडर इन चीफ हैं बेसिकली इन आर्मी के अंदर। सेना में ऐसा नहीं है कि बैठ के अपने महल में ऑर्डर दिए जा रहे हैं कि फ़लानी चीज़ करो, फ़लानी लड़ाई करो, वो खुद भी फील्ड में उतर के, जंग के मैदान में उतर के लड़ाई लड़ रहे हैं, टैक्टिक्स लगा रहे हैं और अपने विरोधियों को हरा रहे हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। एट विच प्लेस डिड राजा रंजीत सिंह सेट अप द अदालत अला, अदालत अला जो है ये राजा रंजीत सिंह ने कहाँ पर शुरू करी थी, तो ये शुरू करी थी लाहौर के अंदर। ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर, ठीक है। और ये उस टाइम पर एक अदालत अला जो था, दिस वॉज कॉल्ड एज अ हाईएस्ट कोर्ट, हाईएस्ट कोर्ट हुआ करता था, या बेसिकली आज की तारीख में आप सुप्रीम कोर्ट कह लीजिए। हाईएस्ट कोर्ट हुआ करता था बेसिकली सिख एम्पायर के अंदर, सिख एम्पायर के अंदर अगर जो कोई चीज़ अपील कर रही है तो उस अपील में अदालत अला जो है वो एक सबसे बड़ी कोर्ट हुआ करती थी। और ये कोर्ट की अध्यक्षता जो है
एक चीफ जस्टिस द्वारा की जाती थी, जिसमें नंबर ऑफ जजेस हुआ करते थे और उन जजेस की अपॉइंटमेंट जो है वो कौन करता था, महाराजा करते थे, महाराजा किया करते थे। ठीक है। और अदालत अला जो है एक इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन था। बेसिकली हम बात करने रहे हैं सिख एम्पायर की, जो कि मेंटेन करता था कुछ और चीज़ों को, जैसे कि लॉ एंड ऑर्डर को भी मेंटेन करने का काम ये करता था। ठीक है। एंड इंश्योर करता था जस्टिस हो सभी लोगों के साथ में। और यहाँ पर एक देखने को मिलती है चीज़ की, ये डेवलप मतलब प्रमोट करते थे डेवलपमेंट ऑफ सिख लीगल सिस्टम को। ठीक है। सिखिज्म का जो लीगल सिस्टम था उसको प्रमोट करते थे, उसको डेवलप करने की यहाँ पर बात देखने को मिलती है। द बुक फवैद उल फवाद, ठीक है, इज़ द रिकॉर्ड ऑफ द कन्वर्जेशन ऑफ शेख निज़ामुद्दीन औलिया। ठीक है, ये कन्वर्जेशन है, बातचीत है, और ये कंपाइल की गई है बाय द, ये किसके द्वारा कंपाइल की गई है? सो दिस वॉज कंपाइल्ड बाय द अमीर हसन सिज्जी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अमीर हसन सिज्जी ये एक पर्शियन लैंग्वेज का स्कॉलर है, बेसिकली पर्शियन लैंग्वेज का स्कॉलर है ये व्यक्ति जो है। अमित नहीं लिख दिया क्या मैंने यहाँ पे? अमित, ठीक है, अमित ही होगा, ये आमिर होगा आई थिंक, यहाँ पर आमिर होना चाहिए। आमिर हसन सिज्जी, नॉट अमित आई थिंक, है ना? आमिर हो गए, अमित नहीं है, आर हो गया यहाँ पर, आमिर। ठीक है। और इसके साथ साथ अगर जो हम बात करें अमीर खुसरो की, तो अमीर खुसरो की कुछ बुक्स हैं, जैसे कि नूर ए सिपहीर और तुगलक नामा, दैट इज़ तुगलक नामा भी इनकी एक बुक है। एंड ज़ियाउद्दीन बर्नी की हम बात करें तो फतवा ए जहांगीरी फतवा ए जहांगीरी एक इनकी बुक है। एंड साथ में एक और बुक है इनकी, तारीख ए फिरोज शाही। ठीक है। और हसन निज़ामी की जब बात करते हैं तो ताज उल मसीर, ये इनकी बुक्स है। तो ये कुछ बुक्स हैं इन लोगों की, ये फेमस पोइट्स एंड राइटर्स रहे हैं अपने अपने टाइम पर, तो ये नाम भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, असर्शन रीजन है यहाँ पे, वी हैव मच मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द चोलास देन द प्रेसिडेंट्स। बिल्कुल ये करेक्ट है आपका, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। क्यों है अभी बात करते हैं हम इसके बारे में, तो थोड़ी बात ही कर ही लेते हैं पहले तो। चोला रूलर्स जो है वो एक ग्रेट पैट्रनोस थे, बेसिकली ये आर्ट के, कला के, बेसिकली आर्ट के ये काफ़ी ज़्यादा प्रशंसक थे, आर्ट एंड आर्किटेक्चर के। तो जो चोलास जो भी काम करते थे तो उन्होंने एक्चुअली बहुत सारे टेम्पल्स वगैरह बनवाए। टेम्पल्स बनवाने के साथ साथ अपने एम्पायर के टाइम पे या अपने टाइम पीरियड पे, और जो भी घटनाएं हुई, चाहे वो राजाओं के बारे में हो, किंग्स के बारे में हो, या लड़ाइयों के बारे में हो, जीत के बारे में हो, ये सब चीज़ें वो टेम्पल्स की वॉल्स पर खुदवा दिया करते थे, लिखवा दिया करते थे। तो उससे क्या हुआ, वो चीज़ें क्या हो जाती थी, प्रिजर्व हो गई। उससे पहले वाले जो चोला के पीरियड का उससे पहले का जो टाइम पीरियड था, वो लोग ये चीज़ें नहीं किया करते थे, इसलिए उनके बारे में हमें ज़्यादा एक होता है ना सॉलिड इन्फॉर्मेशन नहीं है, या कह लीजिए कि सॉलिड एविडेंसेस हमें देखने को नहीं मिलते हैं। तो चोलास ने ये चीज़ें करना चालू की, जो भी स्ट्रक्चर्स वो लोग बनवाते थे उस पर अपने बारे में जो भी चीज़ें अचीव की हैं या करी हैं, मंदिर बनवाया, किंग्स के बारे में, वो सारी चीज़ें बेसिकली यहाँ पर वो वॉल्स पर प्रिंट करवा देते थे। चोला रूलर्स अडॉप्ट द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग इंस्क्रिप्शन रिटन। इंस्क्रिप्शन बेसिकली वही जो चीज़ मैंने आपको बताई, इंस्क्रिप्शन लिखवा देते थे। ठीक है, ऑन द वॉल्स ऑफ टेम्पल्स गिविंग द हिस्टोरिकल नैरेटिव ऑफ द विक्ट्री। अपनी जीत की जो कहानियाँ हैं उनको वो दीवारों पे ही खुदवा दिया करते थे, जो मंदिर वगैरह लोग बनवाते थे। ठीक है, अब इसके अंदर वो जो क्या करते थे, जो डेट्स थी, डेट्स जो राजाओं की डेट्स थी, इंपॉर्टेंट राजाओं की, वो भी वो लोग खुदवा दिया करते थे। इंपॉर्टेंट क्या है, जो राजा है वो अपनी डेट्स की, भाई इस टाइम पर मैंने गद्दी संभाली, और जब वो मरा तो उसके बाद लिखवा दिया गया कि भाई ये इस तारीख को ख़त्म हो गया, उसके बाद अगला बंदा जो आया। तो ये चीज़ें बेसिकली यहाँ पर देखने को मिलती हैं। मिलिट्री की कैंपेन्स यहाँ पर लिखवाई गई हैं, मिलिट्री की कैंपेन्स, आर्किटेक्चरल अचीवमेंट्स भी यहाँ पर देखने को मिलती हैं। रिलीजियस बिलीफ जो है उसके बारे में भी आपको जो है वो दीवारों पर खुदे हुए देखने को मिलेंगे। सोशल इकोनॉमिक कंडीशंस भी आपको, किंग की, राजा की जो सोशल इकोनॉमिक कंडीशंस हैं उसके बारे में भी आपको दीवारों पर खुदा हुआ मिलेगा। ठीक है, तो रीज़न भी करेक्ट है, असर्शन भी करेक्ट है, एक्सप्लेनेशन भी ओके है।
तो ऑप्शन ए यहाँ पर बन जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। ओके, सन टेम्पल ऑफ मुल्तान, सन टेम्पल ऑफ मुल्तान जो है इज मैंशनड बाय द मोइन सांग एंड दैट इज अबू जैद अल मसौदी और अरबनोनी। तो ये भाई ये चार लोग हैं। पहली बात तो सन टेम्पल जो मुल्तान का है उसके बारे में इन सब चीज़ों लोगों ने, भाई लोगों ने लिखा है। ठीक है, अपनी अपनी बुक्स में, बिल्कुल करेक्ट है, तो उसमें कोई डाउट नहीं है। अब हम बात करते हैं अगर जो इंसान की, ये भाई साहब कहाँ से आए थे? चाइना से आए थे, चाइनीज़ ट्रैवलर थे बेसिकली। और अरब ट्रैवलर जो था अबू जैद है, अबू जैद दैट इज़ ये अरब से आया था, अरब देश से आया था। अल मसौदी की बात करें तो ये भाई साहब आते हैं हमारे कहाँ से? पर्शिया से, पर्शियन ट्रैवलर थे ये। अल बरौनी ये भाई साहब कहाँ से आते हैं? ये आते हैं तुर्किस्तान या तुर्क से, तुर्किश थे ये। ठीक है, तुर्किश ट्रैवलर थे। और इन्होंने जो टेम्पल्स डिस्ट्रॉय हुए 10th सेंचुरी में मुस्लिम रूलर मोहम्मद गजनी, ठीक है, तो उसके टाइम पर ये आते हैं। ठीक है, पिलग्रिमेज ऑफ संभलपुर वॉज एसोसिएटेड विद द सन वर्शिप, बिल्कुल ये भी करेक्ट है आपका। तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट है। और संभलपुर वॉज बेसिकली अ टाउन, एक ऐसा शहर है भारतीय राज्य, कहाँ पर है? भारतीय राज्य के उड़ीसा में है। दिस इज द उड़ीसा, भुवनेश्वर में सन टेम्पल है ना, उड़ीसा। ठीक है, तो वहाँ पर है सन टेम्पल, और जिसे मुस्लिम रूलर बख्तियार काकी, बख्तियार काकी नहीं, बख्तियार नॉट काकी, दैट इज बख्तियार खिलजी, बख्तियार खिलजी ने 12वीं शताब्दी में उसे क्या कर दिया था? डिस्ट्रॉय किया था। ठीक है, इसको तो इसने डिस्ट्रॉय किया 12वीं शताब्दी में। अब ये जो था ना हमारा सन टेम्पल ऑफ, सॉरी कहाँ गया, सन टेम्पल ऑफ मुल्तान, इसको डिस्ट्रॉय करने वाला कौन था? 10th सेंचुरी में यही था हमारा, क्या नाम था इसका? महमूद गजनी, दैट इज़ महमूद गजनी। ये भाई साहब ने डिस्ट्रॉय किया 10वीं शताब्दी में सन टेम्पल ऑफ मुल्तान। और संबलपुर का जो सन टेम्पल या जो था, ठीक है, तो उसको बख्तियार खिलजी ने 12वीं शताब्दी में डिस्ट्रॉय किया था। तो ये दोनों करेक्ट हैं, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओके, इनको क्रोनोलॉजी पे लगाना है। ठीक है, लगाते हैं जी। किताबुल हिंद, किताबुल हिंद की बात करें, कहाँ गई हमारी किताबुल हिंद? पहले यहाँ से शुरू करते हैं। किताबुल हिंद जो है अबू, दैट इज अबू रेहान अल बिरूनी, ठीक है, इसने लिखी थी, इसके द्वारा लिखी गई थी कब? 1030 के अंदर। ठीक है, और जो कि एक ट्रीटी थी इंडिया और उसके लोगों के बीच में। ठीक, फिर हम बात करें पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो जो है ये चंद्र बरदाई, ठीक है, इसके द्वारा लिखी गई है इन 1235 के अंदर। ठीक है, जो कि एपिक पोयम है पृथ्वीराज चौहान, और उसका रूल जो है वो पृथ्वीराज चौहान, और उसका जो रूल था अजमेर के अंदर, उस पर ये किताब एक बेसिकली बुक जो है वो लिखी गई है। फिर है फतवाए जहांगीरी की हम बात करें अगर जो, तो 1235 1030 फतवाए जहांगीरी, ये ज़ियाउद्दीन बर्नी के द्वारा लिखी गई थी 1351 में। ठीक है, और ये एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट के बारे में बात करती है ड्यूरिंग द जहांगीर पीरियड। तबकात ए नासिरी, ये जो है दिस इज़ रिटन बाय द दैट इज़ मिनहाज ए सिराज के द्वारा ये लिखी गई है बुक, और इन 1260 के अंदर। ठीक है, जो कि हिस्ट्री मुस्लिम डायनेस्टीज़ की जो हिस्ट्री है उनको भारत के अंदर उनके बारे में यहाँ पर दर्शाया गया है। तो हमें टाइम पीरियड पता लग गया है, तो जब आप इनको अरेंज करेंगे देन यू विल गेट ऑप्शन नंबर डी 3241 यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, हु वॉज द रूलर ऑफ गोलकोंडा व्हेन औरंगजेब सीज्ड द फोर्ट ऑफ गोलकोंडा इन 1687? ओके,
गोलकोंडा फोर्ट का शासक कौन था जब औरंगजेब ने 1687 में गोलकोंडा के किले पर कब्जा किया था? तो यहाँ पर था अब्दुल हसन कुतुब शाह। दैट इज ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, और ये एक कमज़ोर मतलब होता ना कि वीक रूलर था उस पर्टिकुलर टाइम पर, और वीक रूलर होने के साथ साथ ये मुग़ल फोर्सेस को रेजिस्ट नहीं कर पाया। ठीक है भाई, खुद में ही शक्ति नहीं है निर्णय लेने की या लड़ने की, तो भाई कोई भी आकर आप पर आक्रमण कर सकता है। ठीक है, तो गोलकोंडा फोर्ट जो है वो एंड हो जाता है कुतुब शाही डायनेस्टी के साथ में। ठीक है, और इसी बेसिकली गोलकोंडा फोर्ट की जब हम बात कर रहे हैं ना, तो गोलकोंडा फोर्ट जो है इट वॉज मेड बाय, किसके द्वारा बनवाया गया था? ये काकतिया डायनेस्टी के द्वारा बनवाया गया था। काकतिया डायनेस्टी के द्वारा इसे बनवाया गया था। ठीक है, सिकंदर आदिल शाह की जब हम बात करते हैं तो ये अंतिम शासन था, लास्ट रूलर था, या किंग कह लीजिए, सुल्तान था, सुल्तान बेसिकली बेटर रहेगा, लास्ट सुल्तान ऑफ बीजापुर, बीजापुर का अंतिम सुल्तान था ये। ठीक है, और इसका टाइम पीरियड जो है 1672 टू 1686 तक लगभग ये इसने राज किया था। अली आदिल शाह सेकंड, ये 18 साल का एक जवान व्यक्ति था जिसने बीजापुर पर अपना कब्जा किया था, और इसका जो प्राइम मिनिस्टर था, मतलब जो इसका मुख्यमंत्री था, मतलब कहते हैं ना कि मुख्यमंत्री उस टाइम पर बेसिकली आप प्राइम मिनिस्टर कह लीजिए, वो खान मोहम्मद था, जिसकी मदद से इसने बीजापुर पर कब्जा किया था 18 साल के इस व्यक्ति ने। ठीक है, एंड शायस्ता खान की जब हम बात करते हैं तो इनका एक और नाम है मिर्ज़ा अबू तालिब। तो ये एक बंगाल सूबेदार था और बेसिकली मुग़ल एम्पायर के अंदर कमांडर की पोस्ट पर काम कर रहा था, और एक बैटल हुई थी शाइस्ता खान और शिवाजी के बीच में। ठीक है, जो किंग ऑफ मराठा थे यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। करेक्ट आपको बताना है। अकबर ट्राइड टू फिक्स द एज ऑफ मैरिज फॉर द बॉयज़ एंड द गर्ल्स। बिल्कुल ये करेक्ट है आपका। अकबर ने कब ये किया, मतलब ये कब करने की कोशिश करी? देखिए, इसने बॉयज़ के लिए जो है वो 16 साल की उम्र और गर्ल्स के लिए यहाँ पर 14 साल की उम्र जो है वो फिक्स करने का काम किया था। ठीक है, और यहाँ पर ये कहा गया और ये उसने सुनिश्चित किया कि जो गर्ल्स की शादी है या मैरिज है वो उनकी खुद की इच्छा के अनुसार होना चाहिए, ना कि पेरेंट्स के प्रेशर पर। ठीक है, तो इसके लिए उसने एक एडिक्ट भी लॉन्च कराया था। बेसिकली एडिक्ट मतलब रॉक इंस्क्रिप्शन एडिक्ट जो हम पढ़ते आ रहे हैं हिस्ट्री के अंदर, कि विदाउट गर्ल की बिना मर्जी के कंसेंट के वहाँ पर उसकी मैरिज नहीं होगी, है ना। तो अकबर गेव फ्रीडम टू द गर्ल्स टू मैरिज देयर ओन विल एंड नॉट अंडर द पेरेंटल प्रेशर। ये करेक्ट है, दोनों करेक्ट है यहाँ पर। ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। फिर हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है, ये भी आपका मैच ऑफ द फॉलोइंग है। तो इस मैच ऑफ द फॉलोइंग में यहाँ पर आपको दिए गए हैं, यहाँ पर एक तरफ दिया गया है ऑफिसेस या दफ्तर। ठीक है, ऑफिसेस दिए गए हैं, ऑफिस, और ये ऑफिसेस क्या हैं, इनकी ड्यूटीज़ क्या है, असाइन ड्यूटी। तो ड्यूटी क्या है उसके बारे में यहाँ पर बात करनी है हमें। ठीक है, तो पहले बात करते हैं दीवाने तन। दीवाने तन बेसिकली जो है ये चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है। ठीक है, और मुग़ल एम्पायर के अंदर, और जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है रेवेन्यू को कलेक्ट करना और पेमेंट जो और सैलरीज, इन सब चीज़ों को देखना। तो लुकिंग फॉर द जागीरदार एंड सैलरीज, लुकिंग आफ्टर द जागीर और सैलरीज। बेसिकली रेवेन्यू ऑफिसर ये आपको है देखने को मिलेगा, रेवेन्यू ऑफिसर आपको ये मिलेगा। ठीक है, रेवेन्यू ऑफिसर या फाइनेंशियल ऑफिसर आप कह लीजिए इसे, फाइनेंशियल ऑफिसर है ये। ठीक है, ओके। अगला व्यक्ति है हमारा ये है मुस्तफ़री जो है ये एक ऑडिटर जनरल था। ऑडिटर जनरल जैसे हम आजकल इंडियन पॉलिटी में पढ़ते हैं, तो एक ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है, तो वही ऑडिटर जनरल था मुग़ल एम्पायर के अंदर, जिसका काम ये था कि वो जो इनकम और एक्सपेंडिचर हो रहा है राज्य के अंदर उसकी जांच करना। ठीक है, तो यहाँ पर एग्जामाइन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द स्टेट, ये काम इसका यहाँ था। बेसिकली दिस इज कॉल्ड एज अ ऑडिटर जनरल था ये बेसिकली। ठीक है, ऑडिटर जनरल या ऑडिटर ऑफिसर। अगला व्यक्ति है हमारा यहाँ पर मुशरिट जो है, ही इज़ द रिकॉर्ड कीपर। बेसिकली रिकॉर्ड कीपर था, और जिसका मेन काम था कि हर चीज़ का प्रॉपर
घटना का, हर चीज़ का बेसिकली एक प्रॉपर लिस्टिंग की जाए और मेंटेन किया जाए प्रॉपर लिस्ट ऑफ मेन इवेंट्स और द फायरमैन्स को, ठीक है। और अगला है हमारा ये वाकीवंसी, वाकियान वसीस, ठीक है। ये लुक आफ्टर द ऑफिस, ये रहेगा आपका। ये रॉयल मैसेंजर था बेसिकली, ठीक है। इसे आप कह सकते हैं रॉयल मैसेंजर, ठीक है। तो ये रॉयल मैसेंजर क्या काम करता था, इट बेसिकली इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि जो मैसेज है बिटवीन किंग और राजा के बीच में, मतलब राजा ने, किंग ने कोई मैसेज देना है अपने ऑफिशियल्स को, तो वो पहुंचाने का काम बेसिकली ये करता था, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सॉरी ऑप्शन बी, 3 4 2 1, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर बनेगा यहाँ पर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। ओके, नॉट करेक्टली मैच्ड की बात कर रहे हैं यहाँ पर हम। तो शेख निज़ामुद्दीन औलिया मुल्तान में नहीं है, ये आपका डी होगा करेक्ट आंसर। ये कहाँ पर है, दैट इज़ इन दिल्ली, ठीक है, दिल्ली के अंदर है। शेख निज़ामुद्दीन औलिया ये दिल्ली के अंदर है। ये चिश्ती सूफ़ी सेंट थे जो कि शेख फरीदुद्दीन गंज शिखर से संबंधित है यहाँ पर, ठीक है। और बाकी लोगों का नाम यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है। तो ऑप्शन डी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल एम्परर कैनाल वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय रिस्टोरिंग द रजवाह ऑफ फिरोज शाह, ठीक है। मुगल काल में किस मुगल शासक काल की नहरों का निर्माण फिरोज शाह के राजावाब को बहाल करके किया गया था, ओके, ठीक है। राजावाब को बहाल करके, तो ये था भाई साहब एक क्या नाम था इसका, साहब नहर, ठीक है, साहब नहर। तो शहाब नहर जो है ये कंस्ट्रक्शन हुई थी अकबर के द्वारा, इसके द्वारा हुई थी अकबर के द्वारा, अकबर इन 16th सेंचुरी में, ठीक है। और ये बनवाई गई थी इसी के टाइम पर, ठीक है। और यहाँ पर एक है ये सेखनू नी जो है ये आपका बनता है इरिगेशन कैनाल, कहाँ पर, राजस्थान के अंदर, ये राजस्थान के अंदर है। और ठीक है, एंड दिस इज इन दिल्ली, ये था आपका दिल्ली के अंदर। नाहरे बिस्ट जो कैनाल इरिगेशन है ये बनती है कहाँ पर, पंजाब के अंदर, सॉरी दैट इज़ पंजाब में। और नाहरे आगरा, दैट इज़ नाम ही बता रहा है आगरा, ठीक है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा, विच अमंग द फॉलोइंग वॉज द ऑथर ऑफ द बुक किताब नौसर के जो ऑथर है वो कौन है, वो है इब्राहिम आदिल शाह सेकंड, ठीक है। इब्राहिम आदिल शाह सेकंड जो कि बीजापुर का किंग था, बीजापुर का ये किंग था जिसने एक किताब लिखी थी किताब नौरस, ठीक है। तो इसके अंदर 9 रसों के बारे में मेंशन्ड है। और बेसिकली किताब नौरस की हम बात करें तो 9 रस आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और उन किताबों के अंदर 59 पोएम्स का कलेक्शन है, बेसिकली 59 पोएम्स हैं। और 17 कपल्स ऑफ वेरियस म्यूजिकल नोट्स हैं, 17 कपल्स ऑफ वेरियस म्यूजिकल नोट्स आपको देखने को, म्यूजिकल नोट्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। नोट्स या फिर आप राग बेसिकली इसे कह सकते हैं, राग 17 राग आपको देखने को मिलेंगे, 59 पोएम्स एंड 17 राग आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और ये बेसिकली एक फाइनेस्ट वर्क था उर्दू लिटरेचर का, ठीक है। और एक्चुअली ये जो भाई साहब हैं हमारे इब्राहिम आदिल शाह, इनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था या बहुत ज़्यादा डिवोटेड थे फॉर द म्यूज़िक को लेकर, ठीक है, म्यूज़िक सिंगिंग इनसे और इंस्ट्रूमेंट्स को प्ले करने के लिए, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा फेमस थे, मतलब इंटरेस्टेड थे। और जब ये इंस्ट्रूमेंट्स को प्ले करते थे, इंस्ट्रूमेंट्स को जब प्ले कर रहे हैं तो उसको कहा जाता था तंबूर, ठीक है, तंबूर। ये तो चीज़ हो गई इब्राहिम आदिल शाह सेकंड के बारे में। अली आदिल शाह की जब हम बात करते हैं तो ये भी बीजापुर का ही रूलर था, ठीक है। कब से कब तक, दैट इज़ फ्रॉम द 1558 से 1579 के बीच में, ठीक है। कुली कुतुब शाह की जब हम बात करते हैं तो ये आपका 5th सुल्तान था कुतुब शाही डायनेस्टी का, और जिसने क्या किया था, गोलकोंडा पर रूल किया था। कहाँ पर,
दैट इज कोंडा, गोलकोंडा सुल्तान था ये, सुल्तान गोलकोंडा पर राज किया इसने कब से, 1580 से लेके 1612 के बीच में, ठीक है, 1612 के बीच में ये यहाँ पर राज किया। और साथ साथ कुली कुतुब शाह के साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जुड़ती है, वो जुड़ती है कि इसने हैदराबाद का जो शहर है वो इसी ने बसाया था, हैदराबाद सिटी इसके द्वारा बसाई गई थी। अकबर सेकंड की जब हम बात यहाँ पर करते हैं तो अकबर सेकंड मुग़ल एम्परर का किंग था, जो कि 1806 से लेके 1837 1837 तक ये मुग़ल पीरियड में किंग था यहाँ पर। फूल वालों की सैर, एक आपने काफ़ी सुना होगा, आई थिंक बचपन में, मैंने तो डेफिनेटली सुना था, आपने भी डेफिनेटली सुना ही होगा। वालों की सैर, ठीक है, ये था एक बेसिकली ये एक सेलिब्रेशन किया जाता था दिल्ली के अंदर, ठीक है, इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में अकबर सेकंड के टाइम पर। अब ऐसा तो नहीं है ना कि अकबर नाम रख लेने से भाई अकबर बन जाओगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। विद रेफरेंस टू द हठ योग, हठ योग एक प्रकार का योगासन होता है, ठीक है, इससे रिलेटेड आपकी स्टेटमेंट्स है कि हठ योग इज़ अ प्रैक्टिस्ड बाय द नाथपंथियों के द्वारा इसका प्रैक्टिस किया जाता था। तो ये आपका स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। हठ योग जो है एसोसिएटेड है विद कॉल्ड एज दैट इज गुरु गोरखनाथ के साथ में ये संबंधित है। हठ योग टेक्निक वाज आल्सो अडॉप्टेड बाय द सूफी साइड, बिल्कुल ये भी करेक्ट है आपका। और इस बेसिकली हठ योग के अंदर जो है कई सारे फिजिकल पोस्चर्स लगाए जाते हैं, ब्रीथिंग एक्सरसाइजेज होती हैं, मेडिटेशन टेक्निक्स आपको देखने को मिलती हैं। कई सारे सूफी संत ने इस हठ योग को अपनाया था और उनका मेन फोकस बेसिकली यहाँ पर था सूफी सेंट्स का कि जो स्पिरिचुअल और मिस्टिरिकल, ठीक है, जो प्रैक्टिस है उसको वो अच्छे से कर सकें, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे, अपने अगला क्वेश्चन है हमारा, ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, नॉट करेक्टली मैच्ड आपसे पूछा गया है। तो डाम, दिस इज नॉट अ डैम, दिस इज अ बांध नहीं है, दिस इज कॉल्ड एज अ दाम, ठीक है। तो दाम ये रिलेटेड है कॉपर कॉइन के साथ में, बिल्कुल करेक्ट है। एक स्मॉल इंडियन कॉपर कॉइन था जो कि शेर शाह सूरी ने इंट्रोड्यूस किया था। किसने इंट्रोड्यूस किया था? शेर शाह सूरी के द्वारा इसे इंट्रोड्यूस किया गया था। देसाई जो है, देसाई वाज अ रेवेन्यू कलेक्टर है, बिल्कुल ये करेक्ट है। और ये मराठा एम्पायर के टाइम पर था, ठीक है, जो टैक्सेस कलेक्ट करता था किसानों से और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का काम करता था। दीवान दैट इज रेवेन्यू चीफ ऑफ द प्रोविंस, तो ये भी आपका करेक्ट है, चीफ रेवेन्यू ऑफिसर या चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर था ये, ठीक है, मुगल एम्पायर के टाइम पर, जो कि कलेक्ट करने का काम करता था, क्या, रेवेन्यूज पे करता था सैलरीज को और मेंटेन करता था अकाउंट्स को, ठीक है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर करता था। जरीब इज़ अ टाइप ऑफ टैक्स, देखो जरीब जो है ये टैक्स नहीं है, जरीब क्या होता है, दिस इज़ नॉट अ टैक्स, तो ऑप्शन डी इज़ अ करेक्ट आंसर रहेगा। जरीब जो है ये मेजरमेंट यूनिट है, किसको नापने के लिए, दैट इज ज़मीन को नापने के लिए, लैंड को मेज़र करने के लिए एक मेजरिंग यूनिट है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो चलिए बस इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर इतने ही क्वेश्चंस को हम करते हैं, बाकी नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम बाकी चीज़ों को करेंगे। सो ये हम कर रहे थे मिडिवल हिस्ट्री के क्वेश्चंस को, जो कि था आपका UPPSC के PYQ से रिलेटेड, जो कि 2013 से 2023 तक के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उन सभी को यहाँ पर हमने कंपाइल किया है। सो दिस इज़ द पार्ट 1। पार्ट 2 के अंदर हम बाकी रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को यहाँ पर कवर करेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।